वेलकम बैक टू दिस ट्रांसमिशन। सदर पाकिस्तान का इंतखाब आसिफ अली जरदारी 14वें सदर पाकिस्तान मुंतखब हो गए हैं। दूसरी बार, पहली सिविल शख्सियत है जो दूसरी मरतबा सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं और पीपल्स पार्टी का हम बड़ा वो रवायती जोशो खरोश देख रहे हैं। कल अब तकरीब है हलफ बर्दारी की और उस हवाले से भी तैयारियां, और उसके बाद ये उम्मीद है कि जो कैबिनेट का हलफ होना है वो उसके बाद होगा। बहरहाल ये हमारी ट्रांसमिशन इस घंटे में भी कंटिन्यू रहेगी। शेख वकास अकरम साहब, मेंबर कौमी असम्बली, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ इस्लामाबाद में स्टूडियोज में ही दोनों मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली, और कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और साथ ही साथ अयाज खान साहब और आमिर इलियास राना साहब भी मेरे साथ मौजूद होंगे। शेख साहब, जरा मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। सदर का इंतखाब हो गया, आसिफ जरदारी सदर बन गए, PMLN एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हेड ऑफ गवर्नमेंट उनके पास है, आसिफ जरदारी ऐवान सदर में आगे। क्या तहफ़्फ़ुज़ात, खदशात, तवक्कुआत क्या हैं आपकी? देखिए, इस वक्त हमारी सबसे बड़ी जो खदशात में से जो बड़ा खदशा तो हम नहीं कहेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात की बात है, वो ये हम ये समझते हैं कि हाउस इनकम्प्लीट था। हम ये समझते हैं कि हमारी जो ख़वातीन की सीट्स थी जो हमसे छीनी गई है, अगर वो तमाम असम्बलीज़ में हमारे साथ होती और उसमें चीज़ें एक और स्पिरिट के साथ फिर इलेक्शन जो है वो लड़ा जाता। जो लोग जाली फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर वहाँ पे बैठे हैं, ऑब्वियसली हम उनको भी लेजिटिमेट मेंबर नेशनल असम्बली तस्वुर नहीं करते हैं। हमारे तो जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बड़े ऑब्वियस हैं। प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन से उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इस एग्जैक्टली व्हाट इट वाज बिफोर दिस इलेक्शन। सो मैं ये समझता हूँ कि और वो हमारे मेनली PDM की जमातों में मुस्लिम लीग नून के साथ है और बड़ी क्लैरिटी के साथ है। लेकिन 5 साल के लिए ऐसा लग रहा है ये सेटअप आ गया है। आपको लग रहा होगा, मुझे नहीं लग रहा। अच्छा, आपको नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा सर। मैं ये समझता हूँ कि सेटअप जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। अच्छा। और ये इमरान खान को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख सकेंगे, हमारे असीरान को ज्यादा जेल में नहीं रख सकेंगे। हम जो भी रेलेवेंट फोरम्स हैं जिनमें अदालतें हैं, इसमें पार्लियामेंट है, उस पर एक आईनी और कानूनी तरीके से हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीजें जल्द शेपअप होंगी और आपको जल्द कोई 1.5 से ऊपर मैं देखता हूँ। ये देखें, ये मेरी राय है। हर पार्टी एक अपने लिए फिनिश लाइन सेट करती है। आपके से पहले जो फिनिश लाइन थी उसको नहीं, फिनिश लाइन ऑपोजिशन तो जो होती है वो इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद हो सकता है नहीं, इस किस्म की कोई फिनिश लाइन जो है वो ना सेट की है, ना इस वक्त हम इस पोजीशन में है कोई फिनिश लाइन सेट करने के। मगर हम ये समझते हैं कि ये सेटअप ज्यादा देर नहीं चलेगा इस गवर्नमेंट का। अच्छा, राइट। शर्मिला फारूकी साहब, आपको भी यही लग रहा है? पहले तो आपकी पार्टी के सदर आ गए, मुबारक हो आपको, लेकिन ये जो बात शेख साहब कह रहे हैं, क्या वाकई आपको भी लगता है कोई लॉन्ग टर्म सेटअप नहीं है? जी, बहुत शुक्रिया और खैर मुबारक जी। एंड टुडे हिस्ट्री वाज इन द मेकिंग कि पहले सिविलियन प्रेसिडेंट हैं जो दोबारा इलेक्ट हुए हैं इन ऑफिस। और मैं समझती हूँ कि आज के माहौल में और आज की एक सियासी जो एक बहरान की कैफियत है इस पाकिस्तान में, और उस माहौल में सदर जरदारी साहब का बहैसियत सदर मुमलिकत इलेक्ट होना एक खुशाइन बात है, क्योंकि वो मफाहमत के बादशाह कहलाए जाते हैं। उनकी तर्ज सियासत ये है और यहाँ पर तमाम जमातों को एक साथ इकट्ठे लेके चलना मफाहमत के साथ और बुर्दबारी के साथ, ये आसिफ अली जरदारी साहब की सियासत रही है। सो आई थिंक उनका ऐवान सदर में होना शायद बहुत ज़रूरी और ये एक अच्छी बात है। देखिए, अभी मेरे भाई ने जो बात की कि जी सेटअप नहीं चलेगा, ये नहीं होना चाहिए, ज़्यादा देर तक किसी को जेल में नहीं रख सकते, मैं इनकी इस बात से तो बिल्कुल एग्री करती हूँ कि किसी को भी ज़्यादा देर जेल में नहीं रखना चाहिए। सज़ा दें या जज़ा दें, जो भी है उसका फैसला कर लें। कुछ मुकदमात में इन सज़ाएं हो गई हैं, आई एम श्योर ये अपील्स में गए हुए हैं, वहाँ जो भी फैसला हो, जो भी ना हो, इनके पास लीगल जो भी रिकोर्स मौजूद है ये उस पर चल रहे हैं और अल्लाह करे कि रिलीफ मिले। मेरी तो ख्वाहिश ये होती है कि कोई भी जेल में ना रहे। और हमारी तो पार्टी का थोड़ा जो रवैया है वो रिकंसिलिएशन की तरफ है, तो क्या इनके साथ रिकंसिलिएशन हो सकती है अभी, या पीपल्स पार्टी कोई रोल प्ले कर सकती है कि नून लीग और जो PTI के भी मामलात हैं तो इस वक्त उसके अंदर कोई रिकंसिलिएशन? लेकिन मैंने आपसे यही कहा ना कि सदर जरदारी का ऐवान सदर में होना इस वक्त एक बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि आई थिंक अगर कोई गैप ब्रिज भी करना है बिटवीन PMLN और PTI और GUIF व्हाटएवर जितनी भी जमातें रहती हैं, तो सदर जरदारी साहब अपना एक कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं।
देखिए, हम इनसे भी यही कहते हैं कि आप ऐवान में तो आ चुके हैं, आपने इलेक्शन के प्रोसेस में भी हिस्सा लिया, फ्रॉम द स्पीकर टू द डिप्टी स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर, नाउ प्रेसिडेंट, मामलात को आगे लेके चलें। अच्छा, फिर जब चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीच में भी ये कहा, जो इनकी भी ख्वाहिश है कि 9 मई के वाकयात के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बने, वो हम भी चाहते हैं। हमने भी ये कहा कि जनाब, आप जिनको सजा देनी सजा दें, जो बेगुनाह है उनको रहा कर दें। हमारे तो दौर इक़्तिदार के अंदर कोई भी सियासी कैदी नहीं था, हम इस बात में बिलीव ही नहीं करते। फांसी पे भी हमने मोरल, लेकिन ये लोग क्या हैं? ये सियासी कैदी हैं या कोई और हैं? देखिए, वी डोंट नो, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि 9 मई के वाकयात के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए, रिव्यू करें तमाम केसेस को कि क्या है, किसमें हकीकत है, किसमें, और अगर है तो फिर सजा देना, और नहीं है तो फिर छोड़ दें। एक तरफ तो फैसला हो ना। देखिए, किसी को जेल में रखे रहना बगैर ट्रायल के, बगैर सजा जजा का तयन करे हुए, ये ज्यादती है, इट्स अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वी एग्री टू दैट एक्सटेंट। मैं जरा अयाज खान साहब से जरा पूछ लो। अयाज खान साहब, ये रिकंसिलिएशन का कोई स्कोप आप देख रहे हैं, जो हालात है अभी इस वक्त? देखिए, पहले तो मैं एक चीज की वजाहत कर दूं, पिछले घंटे में जो बात हुई थी कि हमारी ख्वाहिश जो होती है ना, वो सिर्फ ये कि मुल्क के मामला ठीक हो जाएं, इसकी यहाँ सियासी इस्तेकाम आ जाए, कोई इस तरह की चीजें ना हो कि वो ज्यादा गड़बड़ हो। बेसिकली हमारी ख्वाहिश ये है। और कंसिलिएशन की, जो रिकंसिलिएशन की बात शर्मिला फारूकी साहबा कर रही, मैं यही तो कर रहा था कि जब जरदारी साहब आ गए हैं प्रेसिडेंट हाउस में, तो इसके चांसेस मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी, लेकिन सबसे तवील सियासी कैदी, सबसे बड़ा सियासी कैदी कौन है इस मुल्क का, जिसने सबसे ज्यादा सियासी कैद काटी, वो आसिफ अली जरदारी है। तो आसिफ अली जरदारी इन चीजों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है किसी और की निस्बत। लेकिन सर, रिकंसिलिएशन क्या ये सियासी जमातों ने आपस में करनी है, या फिर ये रिकंसिलिएशन पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट की होनी है? देखिए, ये पॉलिटिकल फोर्सेस तो आपस में रिकंसिलिएशन में कोई ना कोई किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन क्या आसिफ जरदारी या कोई और एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जो रिकंसिलिएशन की बात होती है, वहां भी अपना कोई किरदार अदा कर सकता है, या फिर वो मैटर ही नहीं करते? एक चीज जहन में रखें आप, मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की थी, उन्होंने क्या कहा था कि मैं नवाज शरीफ साहब से कहता हूं कि मेरे साथ ऑपोजिशन में बैठ जाएं। उन्होंने पीएमएलएन का नाम नहीं लिया था। महमूद अचकजई साहब ने आज किसका नाम लिया? मियां नवाज शरीफ का। देखें, बात यह है कि अगर आप बात करें एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस की, तो वो नवाज शरीफ साहब भी वहीं खड़े नजर आते हैं आपको। वो ठीक है, वो उन्होंने वो डील कर ली, दोबारा आ भी गए, आने के बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके। उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर बन गई, भाई एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो मुझे तो फ्यूचर में नवाज शरीफ साहब का भी रोल नजर आ रहा है। जरदारी साहब बिल्कुल कोशिश करेंगे, और सबसे पहले मैं आपको पिछले घंटे में भी यही अर्ज कर रहा था कि जरदारी साहब वो शख्सियत है जो इनिशिएट करेंगे ये मामलात, और उस तरफ जाएंगी जो शेख वकास अकरम साहब जो जिस चीज का इजहार कर रहे हैं। किसी पॉलिटिकल फोर्स को आप ज्यादा देर दबा के नहीं रख सकते। अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी पॉइंट पे आना पड़ेगा, और उस पॉलिटिकल फोर्स को जिसको वोट दिए हुए हैं लोगों ने, यार उसको जब वोट मिले हुए हैं तो उसका एहतराम भी करना पड़ेगा उस मैंडेट का। अच्छा, ठीक है। आमिर साहब, आपको होती हुई नजर आ रही है कोई इसका स्कोप? क्योंकि देखिए, अभी हमारे पास स्पेशली एक 9 मई वाला मामला तो अभी तक हल तलब है, उसके ऊपर जो स्टांस अभी है, मेरा ख्याल है हमने कोई पीटीआई की तरफ से एक बयान देखा था कि इमरान खान ने कहा कि उन्होंने कहा कि एक जुडिशियल कमीशन बना दे, पीपल्स पार्टी का भी आया जुडिशियल कमीशन बना दे, लेकिन जो कोर कमांडर्स एलामिया है, जो मुस्लिम लीग नून का शहबाज शरीफ की जो पहली तकरीर उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर तो वो मौकफ अभी बदस्तूर कायम है। पहले तो शेख वकास अकरम साहब को और शर्मिला फारूकी साहिबा को, दोनों को मैं कौमी असम्बली में आने के बाद मुबारकबाद पेश करता हूं, और शर्मिला साहिबा को प्रेसिडेंट जरदारी का दोबारा सदर बनने पे भी। और एक तो बात ये होगी कि जरदारी साहब को पार्टी की सरबराही छोड़नी है अपनी, और वो पहले भी छोड़ चुके हैं, और उन्होंने इसीलिए ये बात बनी थी क्योंकि अब जाहिर है वो दोबारा सदर ओथ ले रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कल तक वो पिछली दफा लाहौर हाई कोर्ट से ऑब्जर्वेशन आई थी, क्योंकि एक कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन तवक्को का इजहार किया गया था। तो मुझे यकीन है कि वो बात उनके जहन में होगी, और उन्होंने सदर पाकिस्तान बनना है। वो ना आरिफ अलवी बनेंगे,
ना वो कुछ और बनेंगे। जब बात की जाती है ना कि, तो जाहिर है एक आदमी जिसने इतने साल 1 अशरे से ज्यादा की कैद देखी हो, उसे पता है कि कैद किसको कहते हैं, उसे पता है कि मुफाहमत किसे कहते हैं। उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई करके भी देखी है, उसने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करके भी देखी है। तो ये समझना कि वो ये आके यहाँ पे कच्चे वो जो है ना बच्चे खेलते हैं बंटे, तो वो गेम खेलने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने अगर 18वीं तरमीम कराई है, उस वक्त जो मैं पहले कह रहा था नून लीग उस वक्त भी साथ थी, एस्टैब्लिशमेंट के बहुत सारे मोहरे ये बात करते हैं कि 18वीं तरमीम को लपेट दिया जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि ये जरदारी साहब हों, शहबाज शरीफ हों, चाहे इनको जितना मर्जी आप कहें लचक हो, तो असूल उनके अपनी जगह पे मौजूद होंगे। हाँ, जहां जरूरत होगी एक आधी चीज की जो बात कंसेंसस के साथ होगी, लेकिन जो कहानियां बेची जा रही है ना कि जी अब 18वीं तरमीम यही लपेट देंगे, ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात ये होगी कि यही लोग होंगे जो फेस है पाकिस्तान का, एस्टैब्लिशमेंट बैक पे मौजूद है, और वो भी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, कोई इंडिया से नहीं आए हुए लोग। अदलिया भी है, वो भी पाकिस्तान की है। यहाँ पे सबको बैठना पड़ेगा क्योंकि हमारे मसाइल इस जो मौजूदा हमारे पास कानून और आइन है वो हल नहीं कर रहा। सदर अलवी साहब ने आज अपना ट्वीट किया कि मैं बहसीयत प्रेसिडेंट आखिरी ट्वीट कर रहा हूं और मैं निकल रहा हूं, जा रहा हूं, अच्छा लगे या बुरा लगे, सबसे माफी भी मांग ली और कह दिया कि मैंने काम किया। वो तारीख फैसला करेगी उनका। आसिफ अली जरदारी एक ऐसे मरहले पे आ रहे हैं जहां पे पाकिस्तान को बहुत सारी इस्लाहात की जरूरत है, जो आइन में भी चाहिए, जो कानून में भी चाहिए, और खास तौर पर जो इलेक्शंस के मसाइल आए हैं। सदर साहब जहां पे 15-15 दिन चीजें अड़ा के बैठ जाते थे, एक मतलब दिन के ऊपर जो काम करना चाहिए था, ये चीजें ठीक होनी है, और ये बैठ के होंगी। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून बेशुमार निश्चितें कर चुकी हैं। एक नया कंसेंसस होगा। शेख साहब के साथ एक बात से इख्तिलाफ करूंगा, उनकी राय है ना कि वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम चलता नहीं देख रहे। मेरे हिसाब किताब में जिस तरह का सिस्टम चल रहा है 2002 से, ये उन असम्बलियों का भी हिस्सा रहे हैं जहां वजीर आजम बदलते रहे, असम्बलियां चलती रही। ये तो कोई नहीं लिखवा के लाया कि 5 साल एक ही बंदे ने गुजारने हैं, जब इतने बड़े बड़े लीडर नहीं रहे। तो ये भी हो सकता है तब्दीली। पहले तो पीडीएम को कोई मानता था कि इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन वो मैंने कहना चाहिए कि ये इतनी जल्दी की कहानी नहीं है, यहाँ ना लड़ाई होगी। लेकिन वो जिस तरह का मॉडल अभी आ रहा है आमिर साहब, राइट, बिल्कुल। आसिफ जरदारी, उनको भी मुफाहमत का बादशाह कहते हैं, शहबाज शरीफ का भी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स वही है। तो ये मॉडल ये ना हो कि बाकी मॉडल से ज्यादा जो है वो चल जाए। जरा मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद शेख साहब आपके पास आता हूं, एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कैसर अहमद शेख साहब भी हमारे साथ आ गए। जरा उनकी ऑडियो भी जो है वो जरा चेक हो जाए तो वो फिर मैं उनसे भी बात करता हूँ। लेकिन शेख वकास अकरम साहब, ये आज हमने देखा GDA, JUIF, जमात इस्लामी बाइकआउट करती हैं। नेशनल पार्टी ऑपोजिशन की जमात है, लेकिन उन्होंने वोट जरदारी साहब को दिया। अचकजई साहब की तकरीर की हमने उससे पहले बात की, मुझे उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा इलेक्शन ठीक ठाक हुआ है, लेकिन जो PTI/सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वो कहती है कि गैर आईनी है। ये जो डिवीजन हमने देखी ये क्यों थी? क्या ये कोई हुकूमत के लिए कोई सिल्वर लाइनिंग है या आप रूटीन मैटर देखते हैं? नहीं, रूटीन मैटर है। देखें, डिवीजन ये जमहूरियत है, हर आदमी को अपनी राय का हक है। हर आदमी के साथ मुख्तलिफ मामलात हुए हैं इलेक्शंस के दौरान, इलेक्शन के बाद, और लोगों ने अपनी सियासत जो है उसको शेप अप किया और अपने हिसाब से उन्होंने डिसीजंस लिए। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा अननेचुरल काम है। ऑपोजिशन में जो जमातें होती है उनके लिए तो इकट्ठा होना आसान होता है, 1 पॉइंट एजेंडा होता है, हुकूमत की मुखालफत। देखिए नहीं, वो इतना सिंपल नहीं है। इट इज नॉट एज सिंपल। देखें, माजी में हम अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है। माजी में हमारे महमूद खान अचकजई के और मौलाना फजलुर रहमान के मामला जो भी है वो आपसे कोई ढके छुपे नहीं है। उनके तनाजुर में लोग एक दूसरे को मिले भी सही, बहुत सी जगहों पे चीजें तय हुई और बहुत सी जगहों पे ना हो सकी। मैं समझता हूँ ये भी कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ, और कुछ अपोजिशन वालों ने गवर्नमेंट को यानी कि जरदारी साहब को, गवर्नमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, उनको वोट किया उन्होंने। तो जरदारी साहब के मामला ताल्लुकात लोगों से है। जरदारी साहब ऑलरेडी प्रेसिडेंट रहे हैं और मुख्तलिफ सूबों में लोगों के साथ उनके ताल्लुकात हैं। वो उन्होंने तोड़े वहां पे, वो जो नेशनल पार्टी की आप बात कर रहे हैं, वो जो चले गए वहां वोट। मगर मैं ये समझता हूं कि ये कोई गैर फितरी बात नहीं है। ऐसे, और ये डिवीजन ही जो है आगे चीजों को लीड करेगी किसी मूवमेंट की तरफ। जरा कैसर साहब, आपको आवाज आ रही है? कैसर शेख साहब जी, मुझे तो आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, कैसर साहब, ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट हाउस के अंदर आसिफ जरदारी का आना
एक बहुत पावरफुल सदर आ गए हैं, शायद 2008 से जो 13 तक आसिफ जरदारी थे उससे भी ज्यादा एक पावरफुल सदर हैं, क्योंकि असेंबली में भी आपकी हुकूमत उन्हीं की वोटों के सर पर जो है वो खड़ी है, फिर वो खुद भी ऐवान सदर में आ गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून इसको किस तरह से देखती है, ये जो वर्किंग रिलेशनशिप होगी आने वाले 5 सालों में शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, अभी जो सारी डिबेट हो रही है इसमें तकरीबन सारे ही आपके जो यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यही कह रहे हैं कि ये आसिफ जरदारी साहब के आने से एक खुशाइंद अमर है और बेहतरी होगी, क्योंकि वो मुकामियत में हमेशा उनका रहा है, शोहरत रही है और वो चाहेंगे कि मुल्क में सब मिलजुल के, पहले दिन से ही हम तो यही चाह रहे थे। पिछले भी हुकूमत में जब हम अपोजिशन में थे तब भी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ओपनली कहा, द लीडर ऑफ अपोजिशन, कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा। ये पीटीआई का अपना किरदार वो नहीं बैठे। और मैं ये समझता हूँ कि कोई भी हमारे मुल्क में, इतना बड़ा मुल्क है, उसमें कोई एक पार्टी अक्सरियत लेने की पोजीशन में नहीं है। किसी सूबे में किसी की मेजॉरिटी है, किसी सूबे में किसी की मेजॉरिटी है। तो सबसे पहले तो पीपल पार्टी और पीटीआई को चाहिए था, आपस में उन्होंने, पीटीआई ने ऑफर भी किया, पीटीआई को ऑफर किया, लेकिन पीपल पार्टी ने लेकिन नहीं, उन्होंने एग्री किया। तो हुकूमत बनाने का राइट तो उनका था, सबसे बड़ा मेजॉरिटी उनके पास वोट भी है, उन्होंने सीटें भी ली है। हमें भी कोई एतराज नहीं था, हम बिल्कुल अपोजिशन में बैठने को तैयार थे। लेकिन मुल्क ने तो देखिए ना, ये तो नहीं हो सकता ना कि वो हुकूमत ही ना बनाए तो क्या होगा, फिर तो एक आईनी बुरान हो जाता। तो दो पार्टियां आपस में मिल गई और हुकूमत बना रही हैं। अभी हम रिकन्सिलिएशन हमेशा चाहते हैं और होना ही चाहिए पार्टियों के दरमियान आपस में। तो असल रिकन्सिलिएशन वो है जो हम होती है, जिस तमाम पार्टियों के पास जा रहे हैं ना वोट लेने के लिए, जिसको भी प्राइम मिनिस्टर साहब का वोट चाहिए था, तो हम सारे उनके तमाम पार्टियों के पास गए, जिनके पास एक भी वोट था वहां भी गए। इसी तरह जरदारी साहब भी हर एक को उन्होंने। लेकिन सर, पीएमएलएन के लिए कोई मुश्किल है इसमें, इस मामले सेटअप को चलाने में? देखिए, अभी तो ये आपके लिए भी नया एक सेटअप है ना, जो आपने पिछली हुकूमतें की हैं। हाँ, नया सेटअप है, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा सेटअप है। बजाय कि कोलिशन गवर्नमेंट, उसमें क्या होता है कि मैनिफेस्टो हर एक का अलग अलग है, तो वो रुकावटें हो जाती है। अब तो ये ना, उन्होंने, पीपल पार्टी ने हमें मैंडेट कहा कि आप चलिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आप मुल्क को बेहतर करके दिखाइए। अब तमाम चैलेंज भी हमारे ऊपर है, हमारे पीएमएलएन पे, और हमें रिजल्ट भी देने हैं। अगर आप रिजल्ट नहीं देते तो बहाना नहीं होता ना, क्योंकि पीपल पार्टी, और ये अच्छा उनका कदम है। मैं समझता हूँ कल को अगर फिर कोई ऐसी बात होगी तो आपस में दो पार्टियां मिलकर इसी तंजीम से हुकूमत बना सकती हैं। अदरवाइज अगर कोलिशन गवर्नमेंट इस तरह बने कि मिनिस्ट्रियां भी डिवाइड हो जाए तो शायद वो इख्तलाफात मौजूद रहें। आसिफ साहब से सबको तवक्को है, कम से कम जो रेप देखे ना, जो टसल हो गई, जो चोर डाकू की गर्दान रही, उससे मुल्क तो नहीं कहीं बचाना। 9 करोड़ बंदे बिल्कुल सही हमारे यहाँ गुर्बत की लकीर से नीचे है। हमें तो उनके रिजल्ट देने हैं ना, कि महंगाई को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, और मुल्क ये। लेकिन मैं जरा बढ़ाना है। एक मिनट दीजिएगा शर्मिला साहब, न्यू नॉर्मल है कोalition गवर्नमेंट पाकिस्तान में क्या? अब जो है मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान में इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि किसी एक जमात को अब कोई 2/3 अक्सरियत नहीं मिलने वाली। अच्छा, देखिए, ऑप्शंस आ गए हैं ना आपके पास। सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, फिर सियासी जमातों में भी बड़ी पोलराइजेशन है। पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, पीटीआई है, JUIF है, ANP है, एंड देन मुझे लगता है कि हर सूबे में, जैसे पीपल्स पार्टी बहुत कंफर्टेबली इंट्रेंच्ड है सिंध के अंदर, काम किया है, वोट मिलते हैं। KPK के अंदर जो है सुन्नी इत्तेहाद कहूँ या PTI कहूँ, जो भी, वो टोटली इंट्रेंच्ड है। बलूचिस्तान में ऑफ कोर्स इस दफा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है इस वक्त। मैं समझती हूँ कि, और अच्छी बात है, बिकॉज ये लोगों का फैसला है। पीपल हैव चोजन दीज रिप्रेजेंटेटिव्स ना, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया, वोट दिया अपने मनपसंद लोगों को, और ये भी फैसला कर दिया कि आप सब लोग साथ बैठे पार्लियामान के अंदर और साथ इस मुल्क को चलाएं। सो इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, द मोर द मेरियर। लेकिन साथ बैठे ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जो एक थ्योरी ये है कि मखलूत हुकूमतें कमजोर होती हैं, फैसले नहीं ले सकती। जरूरी नहीं है, देखिए, मखलूत हुकूमतें चलती भी हैं और अच्छी भी चल सकती हैं, बिकॉज हर तरफ से अच्छा ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है।
आपके आइडियाज़ हैं, इनके आइडियाज़ हैं, हमारे आइडियाज़ हैं, बेहतर लेजिस्लेशन हो सकती है। हमने तो अपनी स्पीच में ये कहा है पीटीआई को भी कि जनाब आप बैठें, ये मौका है आपके पास कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। देखिए ये तारीख ने मौका इनको दोबारा दिया है। 2000 आप अगर ये पिलडैट की रिपोर्ट पढ़ेंगे ना रहमान अजहर साहब, तो उसमें 2 जावियों पे मैं बात करना चाहूंगी। प्री पोल रिगिंग 2018 और 2024 में जो उनका फेयरनेस असेसमेंट था वो 50% था, 18 में भी 24 में भी। और पोस्ट पोल रिगिंग कि जी कंपाइलेशन ऑफ रिजल्ट्स और जितनी जल्दी रिजल्ट्स आए या देर से आए 40% था 2018 में भी और 24 में भी। 40% उसमें फेयरनेस थी, वहां पर 50% थी प्री पोल रिगिंग के अंदर। अब देखिए 2018 के अंदर हम इस तरफ बैठते थे, हम फॉर्म 45 के लिए लड़ते थे कि हमें फॉर्म 45 नहीं मिला। आज ये उस तरफ बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं बदला ना। सो अगर उस वक्त बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कर लेते तो शायद आज ये प्रॉब्लम इनको ना आती। ये जो अभी सेटअप है, ये जो अभी सेटअप है, मैं जरा शेख साहब की भी राय ले लूं, फिर एक ब्रेक पर जाना है। ये जो सेटअप है कि सूबों में और हुकूमतें हैं, विफाक के अंदर कोalition गवर्नमेंट चले, क्या इससे काम चलाना आसान है आपके ख्याल में, या इससे काम चलाना मुश्किल है? इट्स ऑलवेज बेटर कि गवर्नमेंट जो है वो अगर एक ही पार्टी की हो तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होती है, डिलीवरी जरा बेहतर हो जाती है। बहुत सी चीजें जो रेड टेपिज्म में और ब्यूरोक्रेटिक सेटअप्स में खराब हो रही होती हैं, जब लीडर एक ही हो, पार्टियां एक ही हो, तो वो चीजें बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी हो जाती हैं। मगर एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, ये भी एक हकीकत है, ऐसे भी होता है। इसमें फिर आप पे परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, ये इसका एक और वो है कि जी ठीक है, ऊपर वफाकी हुकूमत अगर किसी और पार्टी की है और वो आपको चेक कर रहे हैं और दूसरे सूबे में किसी और गवर्नमेंट की है, तो फिर देन यू कम्पीट। आपको भी पता लग जाएगा कि पंजाब में क्या हो रहा है, उधर अली अमीन गणिपुर क्या करेगा, क्या हो रहा है। वो आप देखें ना, वो हर तरफ एक रमजान पैकेज कौन अच्छा दे रहा है उसकी एक दौड़ लगी हुई है। हर कोई अवाम को एक अच्छा रिलीफ देने का एक कंपटीशन की फिजा भी पैदा होती है। सो इसके प्रो एंड कॉन्स दोनों साइड। यू डोंट फाइंड अ प्रॉब्लम एक्चुअली कि इससे कोई काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ये काम फंस जाएगा कहीं पर? नहीं, अच्छा, नहीं, आई डोंट थिंक सो। एक ब्रेक लेते, वापस आते, जरा इस पर जारी रहेगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अयाज खान साहब, मैं क्विकली आपकी राय इस पर चाहता हूं, जो हम बात पहले कर रहे थे कि ये जो नया एक्सपेरिमेंट है या नया मॉडल है, रिलेशनशिप, मखलूत हुकूमतें, क्या अब ये नया नॉर्मल है और फिर इससे मामलात चलाना आपके ख्याल में मुश्किल है या आसान होगा शहबाज शरीफ के लिए और इस हुकूमती इत्तेहाद के लिए? मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब के लिए खासा मुश्किल होगा ये चलाना। उसकी वजह है कि पीपल्स पार्टी बेशक गवर्नमेंट में उनके साथ नहीं है, उन्होंने वजारतें नहीं ली हैं, लेकिन कौन से बड़े फैसले पीएमएलएन कर सकेगी पीपल्स पार्टी के बगैर, बड़ा मुश्किल होगा। जाहिर है कहीं इख्तलाफ भी होगा। एक चीज पीपल्स पार्टी, आपको याद होगा बिलावल साहब ये कह चुके हैं कि हमारी हुकूमत आई तो कोई सियासी कैदी नहीं रहेगा। अब चलें, उनकी हुकूमत नहीं है, उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन वो इससे कैसे पीछे हट जाएंगे अपने इस मौकफ से? वो तो ये मौकफ लेके चलेंगे, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं इख्तलाफ नजर आता है, जिस वजह से ये ज्यादा मजबूत मुझे नहीं लगती गवर्नमेंट। अच्छा कैसर साहब, अब बड़े कुछ फंडामेंटल मामला है, मैं सिर्फ एज एन एग्जांपल इसको कोट कर रहा हूं कि निजकारी वाला इशू है, पीपल्स पार्टी कहती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप करें, एनएफसी वाला इशू है, ये क्योंकि आपका कुछ इसका बैकग्राउंड भी है। अब ये जो वाशी विजन जो एक होना चाहिए, क्या वहां पर आपको इस तरह के जो इश्यूज हैं वहां पर मुश्किल नहीं होगी साथ चलाना पीपल्स पार्टी को? देखिए, अगर ये जो SIFC बनी है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, इसमें सब मिले हुए हैं, इसमें एस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि अब तमाम पार्टियों को ये अंदाजा हो गया है कि हमारी तरक्की तो 2% रही, जबकि रीजन में, हालांकि तरक्की पूरा इसी इलाके में हो रही है, दुनिया में कहीं और तरक्की नहीं हो रही। हमारे साउथ एशिया में तरक्की हो रही है या चाइना में हो रही है, इसी रीजन में हो रही है, उसी जगह इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो हम सबको रियलाइज हो गया है, झगड़े कर लिए, देख लिया, रोज रोज इलेक्शन तो नहीं हो सकते कि हम कहेंगे दोबारा इसको तजर्बा, ये यही कामयाब रहेगा, कोलिशन ही बनेगी और मजबूत गवर्नमेंट होगी। मैं आपको ये अंदाजा बता रहा हूँ, क्योंकि पार्टियों को अंदाजा हो गया कि और ऑप्शन नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ये ठीक है कि मशवरा हो गया देना, जो निजकारी वाला है उसमें एक ऐसा इख्तलाफ है शुरू से ही पीएमएलएन और पीपल पार्टी में, उसको कहाँ सेटल किया जाता है ये देखना पड़ेगा।
अदरवाइज तो देखिए ना 10 साल पहले मिल चुके हैं, 15 साल होंगे केपीके में पीटीआई को, 20 साल होंगे पीपल पार्टी को सिंध में, तो इनको डिलीवरी रिजल्ट देना है ना। लोग तो कितना अर्सा देखेंगे। और इसी तरह पंजाब में अभी मुकाबला शुरू हो गया, अभी देख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं बुज़दार साहब की हुकूमत को और मरियम नवाज साहबा को। उनको कंपटीशन बता रहे हैं ना कि उन्होंने ये किया, आप ये करो। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा कामयाब तजुर्बा होगा। अच्छा। इसके अलावा अभी हमारे पास आपके ख्याल में मजबूत हुकूमत है। मैं जरा जी राणा साहब, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपके ख्याल में अब ये जरा जो इलेक्शन का जो एक सीजन होता है या वो माहौल होता है, अब आपको लगता है चीजें इससे आगे चलेंगी या थोड़ा हम अभी और भी इस फेज के अंदर रहेंगे? देखें, SIFC का कैसर शेख साहब ने जिक्र करके ना दरिया को कूजे में बंद कर दिया। वहां सब बैठते हैं, पहले भी फैसले कोलिशन ने मिलके किए। मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान में इन इश्यूज पे कोई तनाजा होगा। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप हो या टोटल प्राइवेटाइजेशन हो, दोनों सूरतों में निभाव हो सकता है। कोई ऐसा इशू नहीं है कि उसके ऊपर ये तू तड़ाक आ जाएगी। सबको पता है कि पाकिस्तान को चलाना है, सिस्टम में जो अच्छी प्रपोजल आएगी उसके ऊपर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को चलाना है ना। इशू ये है कि आप बतौर मुल्क एग्जिस्ट करते हैं ना, और इंशाल्लाह करेंगे, तो फिर वहां अनाएं खत्म करनी पड़ती हैं, और वो सब करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ इतने अकड़ जाएंगे या जरदारी साहब बिल्कुल अकड़ जाएंगे, नहीं, ये सारे मिलके चलाएंगे और वो गलतफहमियां लोगों की शायद अगले 5-6 महीने में दूर हो जाएंगी कि इनकी लड़ाई होनी है। बहुत सोच समझ के ये निजाम तरतीब दिया गया है। इसको आप ऐसे ना समझे, अभी शर्मिला फारूकी साहिबा ने बिल्कुल ठीक बता दिया। पिलडैट की रिपोर्ट को हर बंदा अपने अपने अंदाजे से लेता है। प्री पोल और इलेक्शन डेट और रिजल्ट के नतीजे दोनों 18 और 24 के एक जैसे आए हैं, तो फिर तकलीफ और तकरीर किस चीज की है भाई? जैसा वो था वैसा है। अब आप इंतजार कीजिए, ऐसी तब्दीलियां लाइए कि आपको इलेक्शन मिले। जो शेख वकास साहब कह रहे हैं कि फिर 5 साल एक गवर्नमेंट स्टेबिलिटी के साथ चले। अब आप अगर ये सोचते हैं कि हम एस्टैब्लिशमेंट को धक्का देके खुद आगे निकल जाएंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको कारकर्दगी बनानी है, इस मुल्क को खड़ा करना है, फिर आपके साथ सारे चलने को तैयार होंगे, क्योंकि सब फंस गए। लेकिन एक चीज है कि फेलुअर हुआ है, इसके अंदर कारकर्दगी पे ना पीटीआई को वोट मिले हैं ना किसी और को मिले हैं। यहाँ पे एक बयानिया बन गया है, उस पे वोट बन गया है, एक मुखालिफ का हो गया। वक्त आ रहा है कि अब जैसे चारों सूबों में मुख्तलिफ हुकूमतें मौजूद हैं, स्वाय बलूचिस्तान के जहाँ पे वो ये कोलिशन है, तो आपको डिलीवरी देनी है, मेरे सिंध को भी देनी है, मेरे बलूचिस्तान को भी देनी है। आपके ख्याल में अगर बयानिए पे पड़ा है तो सियासी जमातों का फोकस तो जो है वो शेख साहब बयानिए पर होगा, लेकिन एक चीज ये है कि जो आपकी जो मुखालिफ जमातें हैं, अब इनकी भी तो मजबूरी है। इनको पता है कि हमने अगर चलाना है अपने आप को, मुल्क को, तो हमें एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा। बयानिया तो इन दूसरी जमातों का तब कमजोर था नहीं था, इलेक्शन तक की बात है। वंस यू कम इनटू द गवर्नमेंट, तो लोग आपको जो है आपका इम्तिहान लिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपको जज किया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अभी 2024 में आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं हुआ। नहीं, वो तो हमारे लिए नहीं हुआ ना। ठीक है, इनके साथ जो 16 महीने के इन्होंने करतूत की, अगर वो ठीक होता सारा मामला इसका PMLN का, तो फिर इनको फॉर्म 47 जाली बना के क्यों बैठना पड़ता है यहाँ पे? नहीं, अगर आपके ख्याल में ये परफॉर्मेंस इनकी बेहतर होती तो उनको वोट पड़ता। देखें, इन प्रिंसिपल ये बातें सारी बड़ी अच्छी हैं जो राणा साहब ने की हैं, और ऐसे ही होना चाहिए मुल्क में, ये सारे मामला ऐसे। बट प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ पीपल्स पार्टी के अगले वज़ीर आज़म के उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, दूसरी तरफ नून लीग की अगली प्रीमियर की जो कैंडिडेट हैं, जो उनके ज़राए कहते हैं, वो मरियम नवाज साहिबा है। हाँ, चंद महीने शायद कोई लड़ाई नहीं होगी, सर आपके बयानिए ने इनको पहले इकट्ठा किया 16 महीने, आपके बयानिए ने अभी इनको इकट्ठा किया हुआ है, तो फिर देखिए इनकी भी तो मजबूरी है कि एक दूसरे के साथ रहना। लेट्स नॉट फूल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमारे बयानिए ने इनको नहीं इकट्ठा किया। अच्छा, भाई जैसे इकट्ठे हुए आप या आप मेरे से टीवी के ऊपर ना कहलवाएं। अच्छा। तो ये ज्यादा मुनासिब है आपके टीवी चैनल के लिए भी और मेरे लिए भी। अच्छा। तो बेहतर यही है, मतलब वी शुड नॉट। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जो है वो इनके पास इकट्ठे रहने के अलावा और क्या ऑप्शन है? ठीक है, अच्छी बात है, इकट्ठे रहें। हम तो नहीं कहते कि इकट्ठे ना रहें, ये तो हर पार्टी की अपनी अपनी ऑप्शन है। हर आदमी के जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, कल उन्होंने कैसे आवाम के सामने उतरना है, वो अपना फैसला कर सकते हैं। हमें उस पर कोई एतराज कोई नहीं है, ये तो इनकी अपनी ऑप्शन। पर हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमें बार बार मुफाहमत बताई जाती है, अब हमें मुफाहमत ना बताएं। ठीक है, हम इमरान खान की रिहाई, अपने इस ईरान की रिहाई, हम इस मैंडेट के ऊपर यहाँ पे आए। ठीक, आप
हुकूमत में है, आपको हुकूमत जाली फॉर्म 47 के उस पर आपको वज़ीर आज़म बना दिया गया है, आप अवाम को जवाब दें। ठीक है, हमने तो अवाम से ये वादा किया था कि हम जब बनेंगे तो हम इमरान खान को बाहर निकालेंगे। हम पहले अवाम से अपने वादे पूरे करेंगे, बाकी बात हम आपसे शर्मिला साहब, एक ब्रेक के बाद मैं जरा आपके पास आता हूँ कि पीपल्स पार्टी क्या अपने आप को अलहदा कर सकती है हुकूमत से, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है कि अब पीपल्स पार्टी कंप्लीटली एक पार्टनर बन चुकी है इस हुकूमत के अंदर। एक ब्रेक के बाद वापस आता हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हो रही थी कि आगे का जो सिनेरियो वो क्या होने जा रहा है। शर्मिला साहब, पीपल्स पार्टी विफाकी काबीना में अभी तक तो नहीं आई, लेकिन जाहिर बात है आगे जाकर आ भी सकती है। आसिफ जरदारी सदर बन गए हैं। क्या पीपल्स पार्टी जो कहती थी कि ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून को करनी चाहिए, अगर वो कर रहे हैं तो उन्हीं को आगे आना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तासुर है कि पीपल्स पार्टी अब पार्टनर बन चुकी है इसमें और अपने आप को अलहदा करना बड़ा मुश्किल होगा जो भी फैसले ये हुकूमत लेती है। देखिए, बात यह है कि वी आर नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। वजीर आजम साहब होते हैं कैबिनेट के कैप्टन, सही, और द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर स्विम और सिंक टुगेदर। हम काबीना का हिस्सा नहीं है, हम ये मुल्क नहीं चला रहे। हम पार्लियामान में ज़रूर बैठे हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, उनके प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट किया, उन्होंने हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को सपोर्ट किया। इसका मतलब ये हम कोलिशन पार्टनर्स नहीं है इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चलाना एक अलग चीज़ है। उनके वजीर हैं, वो जवाबदेह हैं, वजीर आज़म जवाबदेह हैं। हाँ, जहाँ पर कानून साजी की बात की गई, इस्लाहात की बात की गई, जहाँ पर ज़रूरी इस्लाहात हैं, हम समझते हैं कि बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, वहाँ पर हम इनका साथ देंगे। जहाँ हम समझेंगे कि नहीं ये नहीं होने चाहिए, वहाँ पर मुखालफत भी करेंगे। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। देखिए, वजारतें इज़ नॉट द एंड ऑल एंड बी ऑल इन लाइफ। अगर हम आज पार्लियामान में बैठे, बल्कि मैं थोड़ा लाइटर नोट इनको ये कहना चाहती हूँ, एक चीज की हुकूमत अब जो बनी है इसके ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स आर वेरी क्लियर। देखिए, बात ये मैं तो इनको भी ये कहना चाहती हूँ शेख साहब को कि इस वक्त मिलके, आपको हमारी शक्ल बेशक पसंद ना हो, लेकिन आपको अगले इलेक्शंस भी तो लड़ने हैं ना, तो ऐसे इस्लाहात लाएं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए, मेरे बैठे अपना इनपुट दें। ठीक बात कि अगले इलेक्शंस में आपको IMF को खत ना लिखना पड़े। पुट योर इंटरनल हाउस एंड ऑर्डर ना। पिछली दफा RTS बैठ गया, इस दफा EMS बैठ गया। पिल डैट की रिपोर्ट मैंने आपको बता दी, जो चीदा दो अहम नकात हैं। इनकी पार्टी में तो एक ही शख्स है जिसने फैसला करना है, वो इमरान खान है। तो अगर इमरान खान इज नॉट अगेंस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ही इज नॉट अगेंस्ट इट। लेकिन देखिए ना, फैसला करना है ना, एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना है हुकूमत के साथ बातचीत। अभी तो शुरू हुआ है ना काम, अभी सर शुरू हुआ है। मुझे लगता है फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, ये पार्लियामान में आके बैठे हैं। पहले तो ये पार्लियामान में बैठते ही नहीं थे, अब इन्होंने चलो ये तो फैसला किया, लेकिन पार्लियामान के अंदर आके जो ये नारेबाजियां करते हैं, जो ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो इंतहाई गैर पार्लियामानी। आई एम श्योर शेख साहब समझदार इंसान है, इनकी तर्ज सियासत कुछ और है, ये अब उनका हिस्सा बने हैं, लेकिन वो जबान और वो लहजा और वो तरीकेकार मुनासिब नहीं है। सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो, देखें नाज़िबा अल्फाज अगर कोई भी वो हम देखें, जो मैंने इतनी गंदी और इतनी नंगी गालियां अपनी जिंदगी में अब तक नहीं सुनी। ये जो सेशंस हो रहे हैं, मैं अभी NA में आई हूँ और मैं सिंध असेंबली में थी 10 साल, और मैं समझती थी यहाँ पर मैं आऊँगी, मैं सीखूंगी और मैं सीखूंगी सीनियर सियासतदानों से। मैंने हॉल के उस तरफ जो बैठे हुए हैं उनसे इतनी गंदी गालियां सुनी है पार्लियामान में इन 4 दिनों में कि मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। एक तो गालियां चाहे ऐवान के इस तरफ से हो चाहे ऐवान के उस तरफ से, नामुनासिब है, इसकी इजाजत होनी ही नहीं चाहिए, और ना इसको अप्रिशिएट किया जा सकता है और ना इसको प्रमोट किया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन एक अपना डेकोरम है, एक अपनी डिग्निटी है और उसका ख्याल रखना चाहिए। तो वो पार्लियामेंटेरियन किसी भी जमात का हो, अगर वो गंदगी वाली जबान इस्तेमाल करे, गंदी जबान इस्तेमाल करे, तो हम बिल्कुल उसकी मजम्मत करते हैं और हम उसको कभी भी बकअप नहीं करेंगे। मैं जरा कैसर साहब, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है? क्या कोई एंगेजमेंट हो सकती है आपके ख्याल में PTI से इस वक्त? उन्होंने क्या करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो दोनों से पूछ लें, क्लियर हो जाएगा। देखिए, बात ये है कि जिस तरह शर्मिला तो अभी आई हैं, 4 दिन उन्होंने असेंबली देखी, 2014 से हम देख रहे हैं, पिछले 10-11 साल से देख रहे हैं, किसी जगह PTI
बैठने को तैयार नहीं, किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं। 155 सीट्स हैं, वो रिजाइन करके चले जाते हैं। यहाँ उनको तो नेगेटिव पॉलिटिक्स या मुल्क में इंतशार फैलाने के अलावा उनको रियलाइज हो जाएगा और होना भी चाहिए, और तजर्बा भी हो गया है उनको कि ऑप्शन ही नहीं है कोई। कितने भी आप इलेक्शन करवा लें, कोई एक सिंगल पार्टी इसमें वही रिजल्ट तकरीबन रहा जो 2018 में था। तकरीबन वही सीटें आई हैं तमाम पार्टियों की, लगभग उतनी है। थोड़ा बहुत हो सकता है तब्दीली हुई हो। वोट्स की तादाद भी देख लीजिए, और आपने पेलडेट की रिपोर्ट भी शर्मिला ने आपको बता दी। अब हमें देखिए हमारा रीजन क्या है, पूरे रीजन में मैं ये कह रहा हूँ इस वक्त तरक्की हुई हमारे यहाँ रही है, इंडिया में, चाइना में, बांग्लादेश में वो 8% आगे बढ़े। हम 2% की तरक्की कर रहे हैं, ग्रोथ ही नहीं है हमारे यहाँ। और यही के प्रपोजल सेकंड उठाए गए, SIFC कितनों के कागज अदालत में से खींचे गए। इसमें देखिए आप ये समझते हैं कि आप उन हालात को इन हालात के साथ कंपेयर करके आप कहते हैं सीटें बराबर आ गई, हालात बराबर हो गए? ऐसे नहीं है, हर मुल्क में करती है। इवन अमेरिका में भी आप देख लीजिए, वहां भी ये ऐसी नून लीग बराबर कर देती है, ऐसे नहीं है काम बराबर कहीं भी। अगर सिर्फ इन पार्टियों, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। राइट, ठीक, राइट, बहुत शुक्रिया कैसर शेख साहब, अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, शेख वकास साहब और शर्मिला साहब, थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।